नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुडलक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार श्री अचल टीचर्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा गया, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए, अपमान में उपसर्ग है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प एक अव है, विकल्प बी उप है, विकल्प सी आती है, विकल्प डी अप है। तो इस विकल्प में आपका सही जवाब विकल्प नंबर डी होगा। अब अपमान में उपसर्ग डी हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दुरावस्था में उपसर्ग कौन सा है? दुरावस्था में उपसर्ग है, तो इसमें आपका विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी दूर आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो कई बार लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एक दो बार नहीं। हमें लगता है कि कईयों परीक्षाओं में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग है। पराजय में विकल्प नंबर सी आपका परा उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग आपको पता होगा कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, तो आपका परा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन द्विगु समास का उदाहरण है। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या होगा सही। द्विगु समास का उदाहरण क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता यथाशक्ति नवग्रह पीताम्बर। अब द्विगु समास होता क्या है? द्विगु समास जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जिसमें एक समुदाय का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जिसमें एक समुदाय का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। आपका ये विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। माता पिता जो आपका है ये द्वंद्व समास होगा, योजक चिन्ह लगा बीच में, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान है कि शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। यथाशक्ति आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और पीताम्बर जो है, पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप लोग के सामने विकल्प है, आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा जवाब सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि पंजाबी जो है गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरमुखी लिपि में विकल्प जो है पंजाबी लिखी जाती है। ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियां भारत की प्राचीन लिपियां हैं, जिनका प्रयोग प्राचीन काल में होता था। इस विकल्प के लिए विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर पंजाबी पूछा जाए किस लिपि में लिखी जाती है तो गुरमुखी हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 7, 4। आपके सामने विकल्प हैं, आप लोग कमेंट में जरूर जोरदार दोस्तों एक बार बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी आसान है। जो मेरे भाई, जो मेरे मित्र पढ़ते होंगे उनके लिए काफ़ी आसान है, बाकी जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो भाई टफ होगा ही। तो आपका विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी देख लेते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक, तीसरा जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठवां प्रश्नवाचक। तो आपके ये 6 सर्वनाम होते हैं। विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है कौन सा है? सॉरी, वो पहले से क्लिक हो गया। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों, आकाश पाताल के बीच योजक चिन्ह लगा है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। योजक चिन्ह आपको पता होगा, कुछ
इस तरीके से होता है, सीधी रेखा होती है, योजक चिन्ह होता है। जो आपका अल्प विराम होता है, अल्प विराम जो है आपका अल्प विराम इस तरीके से होता है। और जो आपका विस्मयाद बोधक होता है, देख लेते हैं सारे विकल्प को, कुछ इस तरीके से होता है। और जो आपका होता है उद्धरण चिन्ह, कुछ इस तरीके से होता है। तो आपका इस प्रश्न के लिए कौन सा जवाब सही होगा? विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आकाश पाताल के बीच कौन सा चिन्ह लगा है? योजक चिन्ह लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह नई साड़ी है। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? तो इस प्रश्न के लिए जो आपका सही विकल्प होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। बहुत काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। यह नई साड़ी क्या है? नई क्या है? नई शब्द क्या है? तो दोस्तों नई शब्द जो होगा विशेषण हो जाएगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो नई साड़ी क्या, किसकी विशेषता बता रहा? संज्ञा या सर्वनाम? नई शब्द आप लोग कमेंट में बताइए। कमेंट में इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। बाकी जो विकल्प नंबर आपका हो जाएगा डी सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह नई साड़ी है, नई शब्द क्या है? विशेषण है। और विशेषण होता क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जबकि यह सर्वनाम है और क्या नाम है, यहाँ जो शब्द यह है वह सर्वनाम है तथा नई साड़ी शब्द जो है विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब तत्सम शब्द का चयन करना है, तो बताइए आपका विकल्प कौन सा सही जवाब होगा? तत्सम शब्द का चयन करना है, तो इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो दूध, शहद, खिड़की दिया है ये आपके तत्व शब्द हैं। इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आम सही हो जाएगा। बाकी जो दूध है, शहद है, अगर खिड़की आपके क्वेश्चन में आए तो ये तत्व शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? आप लोग कमेंट में बताइए। यार काफ़ी आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान है। बहरहाल ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। देखने में तो काफ़ी आसान है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग कर देते हैं एग्जाम में। तो उसको देखिए, आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा इसका जवाब। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द होता क्या है? तत्सम देखिए बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए तत्सम क्या है। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका है विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, आप लोग इसको कमेंट में बताइए। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, हम आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बताओ सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची जिसको पता होगा वही तो बता पाएगा कि क्या कौन सा नहीं है। तो यामिनी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, रात्रि का पर्यायवाची है। यामिनी जो है रात्रि का पर्यायवाची है। तो इस विकल्प के लिए, इस क्वेश्चन के लिए विकल्प नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। जो यामिनी है आपका ये रात्रि की पर्यायवाची होती है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। बाकी दिनकर, रवि, अंशुमाली जो होता है ये क्या नाम है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। अब मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है यार, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका जवाब। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या? आपके पास मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोग कमेंट में बताओ इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो होगा विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मन धनरथ हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा।
विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है, सॉरी, वो विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का उदाहरण है, बताइए, कमेंट में बताइए, फटाफट बताइए भाई। विद्यार्थी, हम लोग बचपन से विद्यालय और विद्यार्थी का ही संधि विच्छेद करके आ रहे हैं और आप लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए। 30 सेकंड का समय है, आप लोग फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका। विद्यार्थी का उदाहरण है संधि विच्छेद की, विद्यार्थी कौन सा कौन सा संधि है, ये पूछ रहा क्वेश्चन आपसे। विद्यार्थी कौन सा शब्द है, संधि है, सॉरी, विद्यार्थी कौन सा संधि है, तो विद्यार्थी आपका जो हो जाएगा विकल्प नंबर दीर्घ स्वर संधि है। विद्यार्थी आपका दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी कौन सा, विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन है, दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम कौन सा संधि है, दिग्भ्रम में कौन सी संधि है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा आपसे। दिग्भ्रम में कौन सी संधि, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी आसान, बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है, चलिए बताइए भाई, बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है। इसमें अलगाव का बोध हो रहा है, मैं हल्का फुल्का आपको बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। 30 सेकंड का समय, कमेंट में बता दो मेरे भाई, फटाफट बताओ यार क्या होगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है, फटाफट बताओ यार, कमेंट कर दो मेरे भाई। अरे यार इतना आसान, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, अलगाव का अलगाव का बोध हो रहा है, आप लोग बता दो कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो भाई, विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, अपादान कारक। जहाँ पे अलगाव का बोध हो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, छत से, कहाँ से बिल्ली कूद पड़ी, छत से, छत से बिल्ली कूद पड़ी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ सपादान के संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, छत से कूद पड़ी, तो अपादान से क्या होता है, से आया ना, यहाँ पे अलगाव का भाव दिख रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16वां है आपका, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो चलिए भाई खटाखट बताइए क्या होगा, फटाफट बता दो यार, फटाफट फटाफट फटाफट। काफ़ी ट्रेंडिंग वर्ड है, तो आप लोग भी इसको उपयोग करिए और बता दीजिए भाई कौन सा होगा, कमेंट कर दो फटाफट 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 बताओ, बता दो मेरे भाई क्या होगा। नहीं आ रहा है क्या, अरे यार काफ़ी आसान क्वेश्चन है भाई। युद्ध में स्थिर रहता उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। विकल्प नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, युधिष्ठिर कहते हैं उसे। जिसने यश को प्राप्त किया हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यशस्वी। जो अश्व की सवारी करता है उसे क्या कहते हैं, अश्वारोही। और जो क्या नाम है, जो सत्य के लिए आग्रह करता है उसे सत्याग्रही कहते हैं भाई। तो इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शैव कहते हैं, शैव मतलब वो यार काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग बता देंगे। विकल्प नंबर 20 है, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं, जो शिव भगवान की उपासना करे उसे शैव कहते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका विकल्प नंबर, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल, वाचाल। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जो ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल, वाचाल। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो बहुत बोलता है। जैसे बिल्कुल आप लोगों की तरह बोलते ज़्यादा हो, काम कम करते हो, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हो। यार पढ़ाई तो कर लिया करो भाई, पढ़ाई आप लोग नहीं कर रहे हो। पढ़ाई करते तो कमेंट में बताते यार कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। कुछ तो आप लोग कुछ नहीं, बस कौन सा जो क्वेश्चन नंबर 19, श्याम धीरे धीरे चलता है, श्याम धीरे धीरे चलता है। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या होगा, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द क्या है मेरे भाई, कमेंट में बता दो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप लोग कमेंट कर दो।
श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द क्या है? विकल्प नंबर क्रिया विशेषण। धीरे धीरे श्याम कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण हो जाएगा भाई। श्याम धीरे धीरे चलता है, शब्द में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करता है वे क्रिया विशेषण कहलाती है। क्रिया विशेषण क्रिया के अर्थ की सीमा को मर्यादित करता है। तो क्रिया विशेषण कौन सा होगा? श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। शब्द में धीरे धीरे क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब चलिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, काफी आसान है, आप लोग कमेंट में बताइए। अनुषांगिक कैसे लिखा जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। अनुषांगिक कैसे लिखा जाएगा भाई? कमेंट में बता दो। तो मुझे लगता है इस प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? अनुषंगिक कैसे लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब विकल्प नंबर डी हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन, तो शुद्ध विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 वहाँ है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द बताइए कौन सा होगा? अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाएगा? आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही होगा इस प्रश्न के लिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है। भाई मेरे कमेंट कर दो, इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब होगा विकल्प नंबर कौन सा होगा? आप लोग बताइए भैया। आप लोग चलो नहीं बताओगे, मैं बता दे रहा हूँ, विकल्प नंबर भी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अंताक्षरी लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सुषमा, सुषमा कैसे लिखा जाएगा भाई? सुषमा, सुषमा कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सुषमा कैसे लिखा जाएगा? सुषमा, सुषमा कैसे लिखा जाएगा बताओ? सुषमा कैसे लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए विकल्प आपका दो सही है। विकल्प ए भी सही है, विकल्प बी भी सही है। ए और बी इस प्रश्न के लिए दोनों सही हो जाएंगे। आपके ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। सुषमा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अरे भाई आप लोगों की तरह घुमक्कड़, घुमक्कड़ आप लोग तो बता दो, घुमक्कड़ में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? घुमक्कड़ में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा है भाई। अरे मेरे घुमक्कड़ों आप लोग तो बता दो, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डिबिया में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? डिबिया, डिबिया बताओ, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है भाई? चलो कमेंट में बताओ, प्रत्यय पहले लगता है या बाद में लगता है? ये इतना सा बता दो, पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है या शब्द के बाद में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? आप लोग कमेंट में बता दो। चलो ठीक है, तो डिबिया में या प्रत्यय लगा है। बाकी जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, हम अगली क्लास में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग के लिए तो हम हैं ही भाई, हम कहाँ जाएंगे। डिबिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? या प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भिक्षुक में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? भिक्षुक में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है भाई? भिक्षुक में उक हो जाएगा। विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? चलिए बताइए, बादल का पर्यायवाची कौन सा है? नीरद, नीरज, अंबुज, अम्बु, कौन सा भाई? कमेंट में बता दो। तो बादल का जो पर्यायवाची होता है नीरज होगा भाई। बादल के मेघधर, अब्रजीमूत, बारिधर, जलधर, जलद, ये सब बादल के ही तो पर्यायवाची हैं, तो नीरज हो जाएगा भाई। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होगा? नीरद, विकल्प नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
अगला वाला देखते हैं भाई, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहा जाता है भाई? इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर जितेंद्रिय, जितेंद्रिय तो सही हो जाएगा। के लिए एक शब्द लिखिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जितेंद्रिय होगा। दूर तक सोचने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। बहुत तेज बुद्धि वाले को कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। किसी काम को चित्त लगा कर करना दत्तचित्त कहा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर आपका जितेंद्रिय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ओहो, आहा में आहा आप आए, वाक्य में आहा शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। आहा, आहा बताओ क्या होगा भाई? कमेंट में बता दो, काफी आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे मेरे लड़लों, बता दो क्या होगा इसका जवाब, सही सही बता दो भाई। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द क्या है? तो क्या होगा? विकल्प नंबर सी, अव्यय होगा भाई। विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आहा, आपको क्वेश्चन नहीं आता? तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब पुल्लिंग शब्द बताओ कौन सा है भाई? नदी, पानी, इलायची, प्याज। पुल्लिंग शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा भाई पानी, विकल्प नंबर बी। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीनी नहीं, मुझे पानी पीना है, तो विकल्प नंबर पानी पीना हो तो पुल्लिंग हो जाएगा भाई। विकल्प नंबर, पुल्लिंग शब्द विकल्प नंबर बी हो जाएगा, पानी पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग। नदी, इलायची, प्याज सब सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला, पौन का संधि विच्छेद है। पौन का गलती से हो गया। पौन का संधि विच्छेद, पौन में कौन, पौन का संधि विच्छेद करिए, पौन में कौन सा संधि विच्छेद होगा? और पौन, दो क्वेश्चन है, पौन का संधि विच्छेद आपको बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए, और पौन में कौन सी संधि है? तो विकल्प नंबर आपका जो हो जाएगा पौन, पौन में आपका हो जाएगा, पौन में आपका हो जाएगा पो प्लस अन बराबर पौन। पौन में आयादी संधि है। पौन में कौन सी संधि है? आयादी संधि है। तो आपका विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो आप लोग कमेंट में बताइए, हम आपके साथ हैं। आपके लिए हम डेली कुछ ना कुछ बेहतर सोचते और करते रहेंगे। आपके लिए नई नई क्लास लाएंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट, प्यारा से एक कमेंट करिएगा, जो पार्ट आपको, जो बात ना समझ में आया हो, जहाँ से आपको ना समझ में आया हो, हम अगली क्लास में बताएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग एक एक सब्सक्राइब ही मेरी ताकत है। आप लोग एक एक सब्सक्राइब करके अपने भाई की, अपने मित्र की ताकत बनिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।